हेलो। 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 क्या ग्रसेन हेलो। अग्रवाल समिति अकोला द्वारा आयोजित आज की इस कोरोना के विषय में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए आए हुए सभी डॉक्टर्स, पैनलिस्ट डॉक्टर्स का मैं अग्रवाल समिति अकोला की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर जुगल चिरानी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को अब जल्द से जल्द शुरू किया जाए। थैंक यू निकेश जी गुप्ता। निकेश गुप्ता जो अग्रवाल समिति के सचिव है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको सबको आवाज क्लियर आ रही होंगी? यस सर। सर्वप्रथम मैं नेत्र तज्ञ डॉक्टर जुगल चिरानिया, अग्रवाल समिति का उपाध्यक्ष और यह कार्यक्रम का सह संचालक मैं अग्रवाल समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो भी इस मीटिंग में जो हाजिर है। बधाई के देने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि आपने ये मीटिंग में आ रहे हो, आप मीटिंग में आने से आप ये बता रहे हो कि आप आपके स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो। और दूसरा कारण बधाई देने का ये है कि आज के ज़माने में जो ऑनलाइन मीटिंग का महत्व है और ये ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आपने ऐप डाउनलोड किया और ये मीटिंग ज्वाइन की, तो इससे आपकी जो है आप ये बताना चाहते हो कि भाई हम जमाने के साथ में है और जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आप निश्चित ही बधाई के पात्र है। तो ये जो कोरोना की जो महामारी है, यह अकोला में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। तो कोरोना के बारे में कुछ लोगों को जानकारी है, लेकिन काफी लोगों को गलतफहमी है, काफी प्रश्न हैं। तो यह सभी प्रश्न का उत्तर देने, गलतफहमी और गैर समझ दूर करने के लिए अग्रवाल समिति अकोला ने यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद देता हूं और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और हमारे अध्यक्ष, अग्रवाल समिति के अध्यक्ष बंटी कागलीवाल जो हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, तो मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि शब्द सुमन से सभी जो पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करें। मैं अग्रवाल समिति के ओर से आप सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो डॉक्टर साहब की कल्पना थी, इसका भरपूर फायदा उठाए, ऐसा आपसे निवेदन है, और घर में रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद शैलेंद्र जी। अब आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के हमारे जो होस्ट है, हमारे अकोला के ज्येष्ठ नाक कान घसा तज्ञ डॉक्टर सोनल मोदी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं डॉक्टर सोनल मोदी से पहला प्रश्न करता हूं कि कोविड के क्या लक्षण हैं? कोविड के लक्षण हर पेशेंट में अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। इनिशियल स्टेज में ये फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे पेशेंट को बुखार आता है, सर्दी, खांसी या गले में खरखराश रहती है। कई पेशेंट्स में सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ पेशेंट्स बॉडी एक या थकावट महसूस करते हैं। अभी नए इसमें पता चला है कि कई पेशेंट्स, इनको सुगंध या नाक से गंध नहीं आता है, इनको सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। कुछ लोगों में सेंस ऑफ टेस्ट या स्वाद कम हो जाता है। कई पेशेंट्स डायरिया या स्किन रैशेस या कंजंक्टिवाइटिस की तरह से भी प्रेजेंट करते हैं। बट ये सब सिम्टम्स इनिशियल माइल्ड इसमें रहते हैं। पर अगर पेशेंट को बाकी प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम्स है, इसमें पेशेंट्स इनको अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ है, ब्रेथलेसनेस है, या उनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। तो इस तरह से अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरह से प्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट ये सब सिम्टम्स एक फ्लू टाइप सिम्टम्स रहते हैं। जो कोरोना का जो संक्रमण जो है, यह कैसे फैलता है? जनरली ये जो कोरोना वायरस रहता है, ये नाक और मुंह का जो म्यूकॉइड सिक्रीशन रहता है या जो स्त्रव रहता है, उसमें पाया जाता है। जब कोई पॉजिटिव पेशेंट छींकता है या खांसता है, तो उसका जो थूक निकलता है या सलाइवा निकलता है,
उसमें इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये जनरली सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड होते हैं। अगर वही पेशेंट, कोई नॉर्मल पर्सन वो पेशेंट के कांटेक्ट में आता है या वो सीक्रेशंस ये करता है, इनहेल करता है, तब उस पेशेंट में इसके सिम्टम्स आते हैं। और इसीलिए ये हमेशा अभी से कहा जा रहा है कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग ऑफ योर सराउंडिंग एरिया, ये सब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जनरली ये नाक के और ओरल कैविटी के सिक्रेशन से स्प्रेड होता है। यानी जो भी पेशेंट है जिसमें कोरोना है, अगर उसके हाथ को अगर वो वायरस लगते हैं और वह जो हाथ है वह जहाँ पे भी लगाएंगे वहां पे कोरोना के वायरस जाएंगे। हाँ, जैसे आप टेबल को हाथ लगाएंगे, डोर के नॉब्स को, रिलिंग को, कोई भी चीज सरफेस को वो जो टच करता है उसको अगर आपने इमीडिएटली टच किया है और उससे वो आपके नाक में, उसी से वही हाथ से अगर आप नाक क्लीन करते हैं या मुंह पोंछते हैं तो ये जल्दी आपके बॉडी में स्प्रेड अप होता है। तो इसीलिए ये सब सरफेसेस क्लीन रखना बहुत जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये एयर से भी होता है, ट्रांसमिट होता है एयर से? एयर से भी ट्रांसमिट होता है, बट नॉट बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं स्प्रेड होता है, बट ये थोड़ा बहुत एयर ट्रांसमिशन होता है इसमें। तो जो कोविड जो 19 जो है, इसका जो निदान वो इलाज पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अभी डायग्नोसिस के लिए जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस हो रहा है वो ओनली नेजल, जो नाक के जो सिक्रीशंस है, एक स्वैब स्टिक लेते हैं, वो नेजल सिक्रीशंस कलेक्ट करते हैं और उसका टेस्टिंग होता है, पीसीआर टेस्ट बोलते हैं उसको, और उसमें वायरल ओवरलोड जब रहता है तब पेशेंट को हम पॉजिटिव समझते हैं। अभी कोविड-19 का एज सच 100% ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है। इसके लिए पेशेंट को सिम्टोमेटिक, जैसे पेशेंट को अगर बुखार है तो हम बुखार के लिए उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनको अगर सर्दी खांसी है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एंटीबायोटिक्स वगैरह का रोल नहीं है, बिकॉज ये बैक्टीरियल न होके वायरल इन्फेक्शन है। और इसके साथ ही पेशेंट का हाइड्रेशन, जैसे पानी बहुत पीना, फ्लूइड ज्यादा लेना है, या उनको इम्यून सिस्टम जो उनका डाइट रहता है वो इम्प्रूव करना है। साथ में अगर वो पेशेंट को अगर बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इनको अर्जेंट बेसिस पे अंडर कंट्रोल करना बहुत जरूरी, क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो रहते हैं उसमें ये वायरस बहुत इजी और बहुत फास्ट स्प्रेड अप करता है। तो बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहेगा, जो सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है उसको ट्रीट करते हैं और उसी से पेशेंट क्योर होते हैं। डॉक्टर सोनल मोदी, धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल ढंग से आपने सभी दर्शकों को, पार्टिसिपेंट्स को आपने कोरोना के बारे में बताया है। मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये है कि भाई आपका जो है सभी का म्यूट किया गया है, और आखिरी में जब प्रश्न उत्तर का जो सेशन रहेगा तो उस समय आप सभी को अनम्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरा, जो भी आपके जो प्रश्न है वह आप चैट बॉक्स में आपके प्रश्न डालिएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आप जो प्रश्न है वो कौन से डॉक्टर्स को पूछना चाहते हो। तो यह दो मेरे इंस्ट्रक्शंस थे। तो अभी जैसे डॉक्टर सोनल मोदी ने बताया कि भाई उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसको हम एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सतीश गुप्ता भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जो इज अ सीनियर चेस्ट फिजिशियन, दमा और छाती तज्ञ है। तो मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता को पूछना चाहूंगा कि कोविड के जो संक्रमण जो है इसको कैसे कम किया जाता है या इसको कैसे रोका जाता है? डॉक्टर सतीश। सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम। नमस्कार। आप सुनाई दे रहे हैं जुगल? बिल्कुल क्लियर है। मैं सुनाई दे रहा हूँ? राइट, एकदम क्लियर आवाज है। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न है जुगल कि इस संक्रमण को किस प्रकार से रोका जाता है, जिससे सोनल ने भी सारा चीजें बता दिया कि किस प्रकार से स्प्रेड होता है ना, छींकों के द्वारा, नाक के सिक्रीशंस के, मुंह के सिक्रीशंस के द्वारा। अब ये जो सिक्रीशंस है इसको रोकने के लिए भी सोनल ने काफी कुछ डिटेल बता दिया है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने मुंह को और नाक को कवर करना है ट्रिपल लेयर मास्क के द्वारा। ये जो वायरस पार्टिकल होते हैं इसका जो साइज होता है वो 5 माइक्रोन का होता है, जो कि अपनी नेकेड आई से नहीं कर सकता है। तो इतने सूक्ष्म कण होते हैं ये
कि इसको अपने नाक और मुंह के द्वारा बाहर स्प्रेड एनवायरनमेंट में स्प्रेड करने रोकने के लिए सबसे आपको मास्क पहनना जरूरी है। खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी जरूरी है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ये वायरस स्प्रेड ना हो इसके लिए भी आपको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहनने से क्या होता है कि जो वायरस पार्टिकल है ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नहीं जाने से इसी को दूसरे लोगों को जो इन्फेक्शन होने का डर रहता है उससे काफी बचाव होता है। सबसे पहला चीज तो मास्क का है। दूसरा चीज, अगर आप कोई रूम में पेशेंट देख रहे हैं या आपके घर में या किसी सोशल गैदरिंग में हो जहाँ पर 4-5 लोगों का गैदरिंग है, तो वहां पर भी आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है 3 फीट। जो आप क्लिनिक के रूम है उसको आपको क्लीन करते रहना है। ये वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बाहर जाने, शरीर से बाहर आने के बाद में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ये वायरस पार्टिकल जब अंदर जाएंगे तभी अपने सेल्स को डर के उसकी इम्यूनिटी ब्रेक करके फिर डिजीज कॉज करता है। तो ये जो वायरस पार्टिकल इनएक्टिव फॉर्म में जो सरफेसेस पे रहते हैं, ये सरफेसेस को अपने को क्लीन करना है। अब क्लीन करने का सबसे सिंपल तरीका है, एक तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन आता है, बहुत सस्ता सोल्यूशन है, करीब 80 रुपए लीटर का सोल्यूशन आता है ये। इसका जो परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन होता है, 1 लीटर में आप उसको 10 ml डाल दीजिए, करीब 1% उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है। कपड़े पे उसको सोल्यूशन को लेके पूरे सरफेसेस को आप मॉप कर दीजिए। टेबल, आपके टेलीफोन, नॉब्स, जो भी सारी चीजें सरफेसेस है उसको आप 2 बार मॉप कर दीजिए। आपकी फ्लोरिंग जो टाइल्स है, टाइल्स को भी फिनाइल का पोछा नहीं लगा के सोडियम हाइपोक्लोराइड का पोछा लगाइए। और जो हाई रिस्क एरियाज है जैसे हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, अगर आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो देखिए कि हॉस्पिटल सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं। हर 7 दिन में, जैसे हम लोग हर 7 दिन हॉस्पिटल को पूरे सैनिटाइज करते हैं। अभी पेशेंट हम कम देख रहे हैं तो भी 7 दिन में जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो कर रहे हैं, इसको स्प्रेड होने से बचाने से दूसरे लोग क्लिनिक में। तो ये एक तरीका है इसको संक्रमण बचाने का। राइट। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जो कोविड की जो बीमारी है इसका जो प्रभाव है वह प्रत्येक व्यक्ति में, बच्चों में, महिलाओं में, पुरुष में सब सरीका रहता है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कोविड का प्रभाव ज्यादा प्रमाण में पाया जाता है? कौन ससेप्टिबल, कौन ज्यादा है? इसमें जो कोविड में सारी पब्लिक ससेप्टेबल है, जो भी कांटेक्ट में आ गए वो ससेप्टेबल हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सारे पेशेंट को कोविड हो गया और सारे के सारे पेशेंट बीमार हो जाएंगे ऐसा नहीं है। 85% जो पेशेंट होते हैं, जिसमें से अगर 85 लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको सिम्टम्स भी नहीं आएंगे, बीमार भी नहीं होंगे, उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उनके शरीर में कोविड गया है। तो ऑलमोस्ट 85% तो एसिम्प्टोमेटिक ही हो जाते हैं और जो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। इसमें जो बीमारी के जो लक्षण है, सबसे पहले बात बताता हूँ मैं, जैसे शरीर में अपने वायरस गया, जाने के 4 से 5वें दिन के बाद में आपको सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो सबसे पहला सिम्टम जो रहेगा आपको सर्दी, जुकाम, छींके, गले में खराशपना, हल्का सा बुखार, नींद, सौ, हाथ पैर में दर्द, इस प्रकार के सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं, सादा जो फ्लू होता है उस प्रकार के सिम्टम्स 4 से 5वें दिन में स्टार्ट होते हैं। ये सिम्टम्स करीब 3 से 4 दिन रहते हैं। 3 से 4 दिन के पीरियड में, जिसको सोनल ने बताया है कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। बुखार आता है, पैरासीटामोल दे दो, सर्दी होगी एंटी एलर्जिक दे दो, इस प्रकार का ही ट्रीटमेंट करना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन रखो, सब ये करना है। लेकिन इसमें मेजर कुछ 10% पॉपुलेशन में इस प्रकार से होता है कि 9वें दिन ये जो वायरस होते हैं ये बॉडी में काफी रैपिडली फैल जाते हैं। और ये जो फैलने का जो क्रिया है ये जनरली कोमॉर्बिड पेशेंट्स जो है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी का है, जो कोई इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पे है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में, इस पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत रैपिडली फैलता है और ये पेशेंट को ही लगना चाहिए कि निमोनिया करके कन्वर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट वेंटिलेटर पे आ सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर सतीश, धन्यवाद, आपने काफी अच्छे ढंग से बताया है कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स कौन से रहते हैं और किन्होंने ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभी मेरे साथ में डॉक्टर अभिषेक गोयनका जुड़े हैं। डॉक्टर अभिषेक गोयनका जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो मैं डॉक्टर अभिषेक से प्रश्न करूंगा कि ये जो मास्क है, मास्क के बारे में आप बताइएगा थोड़ा। हाँ, मैं डॉक्टर अभिषेक गोयनका, माइक्रोबायोलॉजिस्ट,
सबसे पहले किरानिया सर का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मत रखने का मौका दिया। अभी जैसा कि सर ने पूछा है कि मास्क के बारे में अपने को जानना है, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मास्क के साथ में अपने को हाथ धोना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। जितना ही मास्क जरूरी है उसके साथ मास्क को पहनने से पहले तथा मास्क को निकालने के बाद हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। हम मास्क इसलिए पहन रहे हैं कि मास्क से वायरस नाक मुंह में ना जा पाए। तो ये फर्ज कीजिए कि वायरस अपने मास्क के आउटर सरफेस पे चिपका हुआ है, तो अगर हम मास्क को उसके आउटर सरफेस से पकड़ के निकालते हैं तो मतलब कि हम हमारे हाथ के ऊपर वायरस लगा ले रहे हैं। तो हमें मास्क को कभी भी उसके रबर से ही पकड़ के पहनना है और रबर से ही पकड़ के निकालना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मास्क हो। 3 प्रकार के मास्क है बेसिकली। एक तो जो कॉटन के अपने कपड़े का मास्क है, जो कि हम मतलब छोटे काम के लिए बाहर गए घर से तो उस दरम्यान हमसे पहन के जा सकते हैं। दूसरा होता है सर्जिकल अथवा मेडिकल मास्क, जो कि 8 से 10 रुपए का किसी भी मेडिकल पे मिल जाता है। तो ये मास्क रीयूजेबल नहीं होता है और इसे अगर हमारे घर में कोई कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है तो उसे भी पहनाना है, और जो उसकी केयर कर रहा है वो केयर टेकर को भी ये मास्क पहनना जरूरी है, ताकि जो पेशेंट वायरस एग्जिट कर रहा है वो मास्क की वजह से वो सराउंडिंग में ना एग्जिट कर पाए। अगर मान लीजिए कुछ वायरस एग्जिट हुए भी है उसके बॉडी से, तो वो उसके केयर टेकर को ना लग पाए, इसलिए उसे भी मास्क पहनना जरूरी है। तीसरा मास्क होता है N95 मास्क, जो कि बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ज्यादा जरूरी है। कॉमन पब्लिक उसे नहीं भी पहने तो चलता है। N95 में ये हमें रीयूज करते आता है। इसके लिए हमें, जो कि व्हाट्सएप पे कुछ कर जाते थे कि उसे ओवन में डालिए, धोइए, वॉश करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये N95 मास्क को रीयूज करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें ऐसे 4 N95 मास्क खरीदने हैं और उन्हें 4 अलग अलग जिप लॉक प्लास्टिक की थैली में रखने हैं। उनके ऊपर 1 2 3 4 ऐसा नंबर डाल देने हैं, और पहले दिन 1 नंबर का मास्क पहनने के बाद उसको निकाल के 1 नंबर की थैली में रख दीजिए। दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5th डे वापस से पहले नंबर का मास्क। ऐसा हम 25 डेज तक के ये 4 मास्क को चला सकते हैं। ये वायरस, जैसा कि गुप्ता सर ने बताया, ये सराउंडिंग के ऊपर एक्ट हो जाता है, ये ज्यादा नहीं पाता है। तो हम कुछ करें या ना करें, ये वायरस 2 से 3 दिनों में मास्क के ऊपर से अपने आप मर जाता है। तो हम ये मास्क को रीयूज कर सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर अभिषेक, अभी हम लोग सुनने में आ रहा है कि एंटी वायरल एंटीबॉडीज या फिर जो इसके बारे में जो वैक्सीन है, क्योंकि इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो आप ये एंटी वायरस एंटीबॉडीज और वैक्सीन के बारे में कुछ बताइएगा। हाँ बिल्कुल सर। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल ने एंटीबॉडीज बना लिया, फिर बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन का शोध सक्सेसफुल हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, तो दोनों में फर्क है। हम पहले वैक्सीन से शुरुआत करते हैं। तो वैक्सीन मतलब बेसिकली हम वायरस को इनएक्टिवेट करके, माने कि मरे हुए वायरस हम पेशेंट की बॉडी में डालते हैं, जिससे कि वायरस पेशेंट को इन्फेक्ट ना कर पाए, बट हाँ पेशेंट को जरूर वायरस का बारे में और जानने का मौका मिल जाता है। मतलब वायरस कैसा दिखता है, उसके ऊपर कैसे प्रोटीन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, जिससे कि वायरस को मारने के लिए उसको मदद मिलती है। ये जब बॉडी के अंदर वायरस घुसता है तो बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो वैक्सीन मतलब मरा हुआ वायरस, और उसको मारने के लिए जो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति जो द्रव्य बनाती है उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज वायरस को चिटक के अपनी बॉडी में वायरस को एक्टिवेट कर देती है, ताकि वायरस और मल्टीप्लाई ना हो पाए और ज्यादा इन्फेक्शन ना कर पाए। तो बेसिकली वैक्सीन मतलब कि इनएक्टिवेटेड वायरस ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू एंटीबॉडीज। वैक्सीन देने के बाद तुरंत ही पेशेंट वायरस से बच पाएगा ऐसा नहीं है। वैक्सीन का इफेक्ट आने के लिए मिनिमम 8 से 10 दिन का समय लगता है। और उसके उलट एंटीबॉडीज, जैसे कि कोई बीमार पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, जिसके अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि उसकी बॉडी खुद होके एंटीबॉडीज बना पाए, तो उसके अंदर हम बाहर से बनाई गई एंटीबॉडीज डायरेक्टली उसके शरीर में डालते हैं, ताकि उसके शरीर में जितने भी वायरस है वो इनएक्टिवेट हो जाए। राइट राइट।
तो डॉक्टर अभिषेक मुझे बताइएगा कि ये जो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है, दुकान है, घर है, इसको जनरल पब्लिक ने कैसे निर्जंतु करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए? हाँ हाँ, जैसा कि सर ने बताया है कि ये वायरस 65 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मरता है। दूसरा, जैसा अपना साबुन वगैरह रहता है जिससे ये वायरस के सरफेस ब्रेक हो जाता है और उससे मरता है। तो इस प्रकार हम हाथ धो के वायरस को मार सकते हैं। उसी प्रकार जो चीजें मतलब पानी से खराब ना हो उन्हें हम साबुन के पानी से धो के स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा, हमें अल्कोहल 70% अल्कोहल से भी हम वायरस को ब्रेक कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है 1% हाइपोक्लोराइड, मतलब कि अपना सादा ब्लीच जो अपन कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीच करने के लिए, और जो हम वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं ब्लीचिंग की बोतल। मार्केट में 5% से 10% हाइपोक्लोराइड का बोतल अवेलेबल है। तो हम उसको डाइल्यूट करके अंदाजे 1% to 2% बना के, जैसा कि सर ने बताया कि एक बकेट में अगर 5 बूंद भी हमने डाले और उससे पोछा लगाए तो ये वायरस को मारने के लिए काफी है। फिनाइल से ये बहुत ज्यादा बेटर है। और इसको पोछा मारने के बाद 30 मिनट्स का टाइम इसको लगता है वायरस को मारने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपन ने पोछा मारा और 5 मिनट में जो भी वायरस थे वो मर गए। 30 मिनट्स के बाद वो पूरा स्टेरिलाइज हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक गोयनका, आपने काफी अच्छे ढंग से बताया। अभी मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र मोदी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मोदी एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट है और अकोला मेडिकल कॉलेज में अभी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र मोदी मुझे बताइएगा, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला का जो कोविड वार्ड है, तो उसमें जो है पेशेंट्स को जो कैसे इलाज करते हैं, जो पेशेंट्स कोविड पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो एडमिट होने के बाद में क्या किया जाता है वहाँ पे? सर बेसिकली अकोला जीएमसी में हम लोग 3 टाइप के पेशेंट को फेस कर रहे हैं। तो जो माइल्ड सिम्टम लेके आते हैं या फिर सीवियर सिम्टम्स लेके आते हैं। राइट। तो माइल्ड सिम्टम्स लेके आते हैं जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, उनको हम लोग क्वारंटाइन में भेजते हैं सबसे पहले। तो उनका स्वैब लेके, अगर उनका स्वैब पॉजिटिव आता है तो फिर उनको वार्ड में एडमिट करते हैं। अगर उनको कोई सीवियरिटी के सिम्टम है जैसे कि उनकी सांस फूलना, अगर उनका सांस का रेट 1 मिनट में अगर वो 25 बार से ज्यादा सांस लेते हैं तो उनको हमको आईसीयू मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं। और तीसरे पेशेंट रहते हैं इनके कॉन्टैक्ट्स, जिनको हम क्वारंटाइन करके उनका स्वैब भेजते हैं, उनका रिपोर्ट का वेट करते हैं। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर से यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। अगर निगेटिव आता है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में 5 दिन रख के 5 दिन बाद फिर से स्वैब रिपीट करके, अगर वो निगेटिव आता है तो घर पे भेजते हैं। जो पेशेंट को हम आईसीयू में रखते हैं बेसिकली, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो आईसीयू में जो पेशेंट रखते हैं उनको हम सपोर्टिव केयर देते हैं। इसमें जो भी ऑर्गन अफेक्ट होता है उनको सपोर्ट करने का काम सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और मॉनिटरिंग का काम इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला ऑर्गन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, यानी जो सांस लेना और अपना ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ऐसे पेशेंट में हमको ऑक्सीजन थेरेपी देना रहता है। अब ये ऑक्सीजन थेरेपी हम उनको सिंपल मास्क या फिर जो अपनी नली रहती है, नाक के थ्रू नली के थ्रू अपना ऑक्सीजन दे सकते हैं, जिनमें रिलेटिवली कम सीवियर जो पेशेंट रहते हैं उनमें। जो ज्यादा सीवियर हो जाते हैं, जो अपना सांस नहीं ले पाते हैं, उनको हमको वेंटिलेटरी सपोर्ट देना पड़ता है। अब ये वेंटिलेटरी सपोर्ट भी हम थ्रू मास्क दे सकते हैं या फिर छाती में नली डाल के दे सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे पेशेंट में हमको दूसरे भी जो ऑर्गन है अफेक्ट होते हुए दिखे हैं, जैसे कि ये पेशेंट में साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। किसी पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कोलैप्स होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में हार्ट पे भी सूजन आती है। तो ऐसे पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर सपोर्ट देना, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह को मेंटेन करना, साथ ही में किसी में अगर किडनी पे सूजन आ रही है, लीवर पे सूजन आ रही है, तो उनको उस टाइप की सपोर्टिव थेरेपी देना। जैसे कि जिनमें किडनी फेलियर हो रहा है, ऐसे पेशेंट में डायलिसिस देना, ये सब ट्रीटमेंट हमको देना पड़ता है। इसके साथ साथ उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। अभी जो स्टडीज आ रही है उसके हिसाब से कुछ एंटी मलेरियल ड्रग भी इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, जो वायरस के रिप्लिकेशन को कम करते हैं, उनके बढ़ने को कम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। वो हम सारे आईसीयू पेशेंट में रूटीनली दे रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी सपोर्टिव थेरेपी जैसे फ्लूइड मैनेजमेंट और उनका मॉनिटरिंग, बस इसी टाइप की थेरेपी हम आईसीयू में दे रहे हैं।
ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आप आईसीसीयू में कैसे मैनेज करते हो, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में भी आपने क्लियर बताया, धन्यवाद। अभी मेरे साथ में डॉक्टर विजय खोरिया जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर विजय खोरिया जो है ज्येष्ठ बालरोग तज्ञ है। खोरिया सर, बच्चों में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या विशेष काळजी लेना चाहिए? बच्चे भी मोर ससेप्टेबल रहते हैं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये इंसिडेंस बच्चों में कम है। बच्चों में कम का कारण ये है कि वो रियल सेंस में लॉकडाउन में है। लॉकडाउन से भी आगे एक स्टेप कि वे कंप्लीट क्वारंटीन में है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि बच्चों में इसका जो असर है वो कम प्रमाण में है। दूसरा, अगर बच्चों में जो प्रिकॉशन लेना है तो प्रिकॉशन पेरेंट को ही लेना है, क्योंकि बच्चों में जो इन्फेक्शन होना है वो पेरेंट्स से आना है या घर के दूसरे मेंबर से आना है। तो हाथ धोना या अगर खांसी वगैरह आए तो कपड़ा वगैरह रखना, ये बच्चों को उससे दूर रखे। और विशेषकर बच्चों में अगर बुखार है, बार बार बुखार आता है, खांसी है, या उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, या उसको लूज मोशन है, या वो बच्चा खाता नहीं है बरोबर, या वो लिथार्जिक है, सुस्त पड़ा रहता है, तो ऐसे बच्चे को तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके साथ में ही बच्चों का खाने पीने पे ख्याल रखना चाहिए। उनको इनफ उनका जो हाइड्रेशन है, पानी उनको ज़्यादा पिलाना चाहिए, और दूसरों को विटामिन और आयरन के सप्लीमेंट्स देना चाहिए। और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के साथ में समय बिताए, उनके साथ में इंडोर गेम्स खेले, पजल रखे, पॉजिटिविटी घर के अंदर मेंटेन करके रखे, न कि दिन भर कोरोना कोरोना ही डिस्कस करते रहे। इससे बहुत सकारात्मक फर्क पड़ता है। ये अगर थोड़ा ख्याल रखे तो बच्चों को काफी हद तक बचाया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ बच्चों का जो है वैक्सीनेशन का शेड्यूल, जो रूटीन वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है, तो वो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या उसके समय पत्रक में कुछ बदल करना चाहिए? रूटीन वैक्सीनेशन। हाँ, वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा एक स्टेप कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन भी अवेलेबल है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, वैक्सीन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और WHO और ICMR के रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक कहा है कि जो भी लोग वैक्सीनेटेड है अर्लियर, उनमें ये प्रमाण कम है। अपने इंडिया में जैसे कि BCG वैक्सीनेशन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सभी को दिया जाता है, वो अमेरिका में नहीं दिया जाता। तो वो भी एक कारण है कि इंडिया में केसेस के काफी कम प्रमाण में मिल रहे हैं। और बहुत से भी दूसरे भी देश है, वो भी सोच रहे हैं कि BCG को उनके इम्यूनेशन शेड्यूल, यूनिवर्सल इम्यूनेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो वैक्सीनेशन को बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, और कोई भी रीजन नहीं है कि वैक्सीन को पोस्टपोन किया जाए, समय पर लगाना ही चाहिए। थैंक यू डॉक्टर विजय खोरिया जी, आपने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया। अभी मेरे साथ में डॉक्टर शिल्पा चिरानी जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर शिल्पा चिरानी ज्येष्ठ है। तो डॉक्टर शिल्पा, क्या जो गर्भवती महिला है इस बीमार, क्या गर्भवती महिला बीमारी से ज्यादा प्रभावित होती है या ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल है? हाँ, क्या आवाज नहीं आई मुझे? हेलो, आवाज नहीं आई जो कल अच्छे से। अभी डॉक्टर शिल्पा मुझे बताइए, महिलाएं जो है क्या वो ज्यादा नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन भी इस वायरस को उतनी ही ससेप्टेबल है जितना कि एक आम आदमी। लेकिन अगर, एम आई ऑडिबल? राइट। प्रेग्नेंट वुमेन भी उतनी ही ससेप्टेबल है जितना कि एक आम आदमी। लेकिन अगर वो लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटिस है, तो ऐसे में ये बीमारी की सीवियरिटी थोड़ी बढ़ सकती है। और ऐसी लेडीज जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटी ऑलरेडी है, उन्होंने प्रेगनेंसी ऐसे कठिन समय में अभी अवॉइड करना चाहिए। और बाकी तो इसका रामबाण इलाज यही है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट करो अपने आप को कोरोना होने से। तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस जो दी है गवर्नमेंट ने, अपने डॉक्टर्स ने, ये सब आपको प्रॉपरली फॉलो करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड मास्क वेयरिंग। तो इस समय जो है, क्या बच्चे माँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती है?
हाँ बिल्कुल, माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, लेकिन थोड़े प्रिकॉशंस उसने जरूर फॉलो करने चाहिए। जैसे बच्चे को उठाने से पहले और बच्चे को दूध पिला के रखने के बाद दोनों टाइम बहुत अच्छे से हाथ धोना चाहिए, 20 सेकंड तक साबुन से, गर्म पानी से, या सैनिटाइज करना चाहिए हाथ को। दूसरा, अपना जो रूम है वो रूम को बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अपना जो रूम 2 टाइम उसको साफ कराओ, और जो सर्फेसेस है, टेबल टॉप्स है, इन सबको 2 टाइम साफ कराओ, डिसइंफेक्ट करो प्रॉपर्ली। जैसे डॉक्टर सतीश ने बताया था अभी, वो सब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये सब करना चाहिए। दूसरा, अगर माँ इवन सस्पेक्ट है या कोविड पॉजिटिव है तो भी वो दूध पिला सकती है, लेकिन शी हैज टू वेयर अ प्रॉपर मास्क, N95 या ट्रिपल लेयर मास्क उसने पहनना चाहिए। अपने जो कपड़े हैं वो रोज धोना चाहिए माँ ने, बच्चों के और अपने, और वो धूप में 2 घंटा सुखाना चाहिए। तो इतने सब प्रिकॉशंस अगर माँ अच्छे से फॉलो कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दूध पिलाने में। इस समय जो प्रेग्नेंट लेडीज की जो एंटीनेटल केयर है, जो प्रसव पूर्व देख रहे, तो उसमें क्या परहेज है या फिर क्या ख्याल रखना चाहिए? जब कोई लेडी एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है तो ये बहुत एक क्रूशियल पीरियड रहता है। तो नेचुरली इसमें उसको थोड़ी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जैसे कि अब कोई सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए पेशेंट ने। तो उसके लिए अपना आयरन बहुत अच्छा रहना चाहिए अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी में सारे विटामिन अच्छे रहने चाहिए, B12, D3 और फॉलिक एसिड, ये सब लेवल्स अपनी बॉडी में अच्छे रहने चाहिए। अपना जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड रहना चाहिए, एक संतुलित आहार रहना चाहिए अपना डाइट पेशेंट का, प्रेग्नेंट पेशेंट का। उसके बाद उसने हाइड्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, तरल पदार्थ बहुत ज्यादा लेने चाहिए। अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो उसका इन्फेक्शन की रिस्क कम रहेगी। और दूसरा, उसने बासी चीजें नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फल फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इसमें भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि फल फ्रूट और जो वेजिटेबल्स लाते हो उसको पहले गर्म पानी में सोक करके रखो 10 से 15 मिनट। उसके बाद अच्छे से धो फिर यूज लेना, वैसे यूज नहीं लेना। तो ये सब तो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की चीजें हो गई। इसके बाद अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लाने चाहिए, जैसे कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना ही पड़ा किसी कारणवश तो आपको ये सब जो चीजें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, ये इसके बिना आप घर से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए। दूसरा मैं कहूंगी कि आपको, अब सबको पता है कोविड के सिम्टम्स क्या है। आजकल नेट, सोशल मीडिया इतना ये है, सबको सब समझ रहा है। तो इसके लिए आपको अपने आप को ही क्लोजली मॉनिटर करोगे सिम्टम्स के लिए। अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको फीवर है, कफ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को जाके संपर्क करें आप। दूसरा, मैं कहूंगी अब एएनसी के लिए हम बहुत बार बुलाते हैं पेशेंट को। हमारा एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल रहता है, हम प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको बुलाते हैं। पहले मंथली बुलाते हैं विजिट्स में, फिर 15 डेज में, फिर 7 डेज में। तो मैं कहूंगी आप अपने गायनिक से बात करिए और ये विजिट्स को थोड़ा मिनिमाइज करिए। जैसे अगर आपको सोनोग्राफी करनी है 11 से 13 हफ्ते के बीच में, दूसरी 18 से 20 हफ्ते के बीच में, तो ये विजिट्स आप उन सोनोग्राफी विजिट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। आपका जो ब्लड टेस्टिंग है, आपकी टीटी के डोजेज है, ये सब आप अपने गायनिक से बात करके, डॉक्टर से बात करके, आपकी विजिट्स कोलैबोरेट करके उसको थोड़ा मिनिमाइज करिए। तो इसमें 3 ही चीजें एनसी केयर में आपको, आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना है, बाहरी संपर्क जितना कम करोगे उतना अच्छा है। तीसरा, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और अपनी विजिट्स मिनिमाइज करनी है। धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। हाँ, अभी जो है आपको आंखों की भी देखभाल करनी है साथ साथ में। इस समय जो है हम लोग देखते हैं कि भाई फ्री समय ज़्यादा है, तो फ्री समय ज़्यादा होने की वजह से जो लोग हैं वह कंप्यूटर पे, टीवी पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो उन्होंने इस समय आंखों की ये काळजी रखनी है कि अपने आप को जो रेडिएशन जो रहते हैं, कंप्यूटर के रेडिएशंस जो रहते हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो? एक तो आपका जो चश्मा जो है, अगर चश्मे में एक ARC जो है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग अगर रहती है, तो उसकी वजह से अपनी आंखें जो है रेडिएशन से सुरक्षित रहती है। दूसरा, जो अपने जो कंप्यूटर पे जो स्क्रीन गार्ड है उसका वापर कीजिएगा, क्योंकि क्या है, हम लोग अगर काफी समय तक टीवी, मोबाइल वगैरह देखते हैं, स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताते हैं, तो अपनी आंखें जो है उसमें सूखापन आता है, ड्राइनेस आता है। और यह आंखें ड्राई हो गई तो फिर इसमें अपने आंखों में जो है खिंचाव आता है, आंखों में जलन होती है, खटकती है, चुभन होती है, आंखों में पानी जाता है, धुंधलापन दिखता है, आंखों में स्ट्रेस आता है।
तो जितना आप ज्यादा प्रिकॉशंस लोगे तो उतनी आंखों में ड्राइनेस कम आएगा। तो सूखेपन जो है उसको कम करने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको ARC कोटिंग ग्लासेस पहन सकते हैं, कोशिश करिएगा, स्क्रीन पे गार्ड लगाइएगा और एक 20-20-20 का जो नियम है उसे फॉलो करिएगा। अब ये 20-20-20 का नियम क्या है? पहला 20 यानी आप जब 20 मिनट तक के कंप्यूटर पे बैठते हो तो 20 मिनट के बाद में आपको कुछ समय के लिए ब्रेक देना है। तो 20 मिनट बाद आपको ब्रेक देना है। अब ब्रेक कितना देना है? तो यह 20 सेकंड का ब्रेक देना है। और ये 20 सेकंड के ब्रेक देने के समय आपको क्या करना है? इस समय आपको 20 फीट के डिस्टेंस पे आपको एक तरीका देखना है। तो 20 फीट के डिस्टेंस पे जब आप देखोगे 15 से 20 फीट के डिस्टेंस पे तो आपकी आंखों की ब्लिंकिंग जो है वह नॉर्मल रहेंगी और ड्राइनेस कम होगा। या फिर आप आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं। तो यह करने से आपका जो है ड्राइनेस कम होगा। इसके अलावा भी आपको लगते हैं कि भी ड्राइनेस के सिम्टम्स है, आंखें खटक रही है, चुभन हो रही है, जलन हो रही है, तो कृत्रिम अश्रु जो है जिसको हम आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं उसका सप्लीमेंट आप लोगों ने वापरना चाहिए। तो इस तरह से आपको आंखों की देखभाल करने से आंखें आपकी अच्छी रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। शिल्पा। स्पोर्ट्स में भी काफी इन्वॉल्व हो, तो डाइट स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व हो तो आप एक बार एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए इस लॉकडाउन पीरियड में? कौन सी एक्सरसाइज आप बताएंगे? लॉकडाउन के समय तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाके वॉकिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग कुछ घर में बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग घर में बैठे हैं तो अपने घर के अंदर आप चल सकते हो, घर के वरांडे में या फिर घर में गच्ची जो रहती है उसमें आप अपना जो चलने का जो है वो चलना चालू रखिएगा। चलते समय थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है आप जो है घरगुती कामों में हाथ बटाइएगा। फीमेल्स जो है जैसे भी जो उनके जो हाउस मेड जो है जो बाई वगैरह है वो आती है नहीं आती है, नहीं आ रही है तो फिर घर में जो है महिलाओं ने जो घरगुती काम है उसको करना चाहिए। और जो पुरुष जो है उनका भी अपना दायित्व है कि उन्होंने भी जो है अपना हाथ घरगुती काम में बटाना चाहिए। क्योंकि क्या है, जो झाड़ू पोछा रहता है, फटका रहता है या किचन में जो हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, है ना, तो ऐसे कामों में जो अपनी कैलोरीज बर्न होती है और अपने सेहत के लिए अच्छा रहता है, तो ये भी एक प्रकार का काम है। या फिर दूसरा जो अपने घर में सीढ़ियां हैं तो आप सीढ़ियां चढ़िए उतरिए, वो भी अच्छा एक एक्सरसाइज है। बाहर गार्डन है तो गार्डनिंग करिएगा। दूसरा जो है अगर आपके घर में जिम वगैरह है तो जिम करिएगा। बाद में जो पुशअप्स करिए, सिटअप्स करिए, ये भी अच्छा एक्सरसाइज है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सभी मीडिया वगैरह जो है सभी ऑडियोज वगैरह रहते हैं, वीडियोज रहते हैं, तो आप है ना गाने पे जो डांस करना सीखिएगा। तो ये जो डांस है वो भी बहुत एक अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपका समय भी बीतेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा। या फिर जो जुम्बा जो है, जुम्बा का भी जो है या इस तरह के आप व्यायाम जो आज की परिस्थिति को देखते हुए आप ये कर सकते हैं। चलो चलो थोड़ा सा आप डाइट के बारे में भी हाईलाइट करें चलो। डॉक्टर जुगल। डाइट जो है आजकल के जमाने में जो है अभी हम लोग देखते हैं डाइट का अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है और इस समय हमारा महत्व ज्यादा बढ़ता है। तो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है फूड पिरामिड है। तो ये फूड पिरामिड हमको फॉलो करना है। क्योंकि फूड पिरामिड यानी क्या है, आप देखोगे तो फूड पिरामिड का जो बेस है यानी उसका जो फाउंडेशन, इसका जो बेस है, इसमें फल और सब्जियां दिखाई है। तो यह फल और सब्जियां आपको ज्यादा से ज्यादा आपके डाइट में लेना है। अपने जो कैलोरीज है, जो फल और फ्रूट का क्या एडवांटेज रहता है, इससे हमें कैलोरीज तो मिलती है लेकिन इसके अलावा इसमें विटामिन रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं और साथ में फाइबर्स रहता है। तो हमारी जो कैलोरीज है 50 से 60% जो कैलोरीज है वह फल और सब्जियां द्वारा लेना चाहिए। इसके बाद में उसके ऊपर जो है अनाज है और दाल है। तो हमारे जो अनाज और दाल है उसमें से अपने को 25 से 30% जो कैलोरीज है वह हमें दाल और अनाज के थ्रू मिलना चाहिए। इसके बाद में जो है इसमें अनाज दाल में कार्बोहाइड्रेट रहता है और साथ में प्रोटीन्स भी रहती है। इसके बाद में जो है दूध और दूध से रिलेटेड पदार्थ, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, तो यह भी हमारे डाइट में सफिशिएंट मात्रा में रहना चाहिए। फिर इसके बाद में जो है थोड़ा सा 5-10% जो है वह हमें जो है जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह जो है, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स का भी अपना महत्व है, उसमें भी मिनरल्स एंड विटामिन रहते हैं। और जो सीड्स है जैसे सूर्यफूल है, जवस है, पल्ली दाना है, यह सीड्स भी हमारे डाइट में रहना चाहिए। सबसे ऊपर जो है डाइट चार्ट और जो डाइट बॉडी पे जो फूड पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर जो रहता है ऑयल रहता है। तो ऑयल हमें जो है ना कम से कम मात्रा में लेना चाहिए। तो जो फूड पिरामिड है
तो इसको अगर हम फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी जो जैसे आपने देखा कि भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो हमें ध्यान देना है कि अपनी इम्यूनिटी जो है, हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है। तो कौन से ऐसे पदार्थ है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है? तो सबसे पहले तो जो जो साइट्रस फूड जो है, यानी खट्टे जो फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, नींबू हो गया, आंवला, इमली हो गई। जो साइट्रस फूड में विटामिन सी का प्रमाण ज्यादा रहता है, और विटामिन सी का प्रमाण ज्यादा होने से जो है इसमें अपनी इम्यूनिटी काफी डेवलप होती है। बाद में दूसरा जो है, जो शिमला मिर्च, लाल जो शिमला मिर्च है, इसमें भी विटामिन सी का प्रमाण ज्यादा रहता है। और ये जो खट्टे जो फल है, उससे डबल मात्रा में विटामिन सी का लाल जो शिमला मिर्च है उसमें रहता है। लेकिन अभी जो विटामिन सी की जो है, यह विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, और यह हम बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो यह हमें डेली मात्रा में विटामिन सी लेना है। इसके बाद में जो आता है फ्रूट्स, सब्जियों में जो है, जो ब्रोकोली जो है, यानी हरी फूल गोभी जो है, वह सबसे बढ़िया विटामिन एंड मिनरल्स की का स्रोत है। तो ब्रोकोली और जो दूसरा पालक है, जो ग्रीन पालक जो रहती है, इसमें भी विटामिन एंड मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद में जो है आप देखोगे तो जो दही है, दही की मात्रा भी जो है हमारे इसमें, इट इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। इसके बाद में जो है अदरक और लहसुन, अदरक, लहसुन और हल्दी, ये भी हमारी इम्यूनिटी काफी बूस्ट अप करती है। इसके बाद में हम जो देखेंगे ग्रीन टी, ग्रीन टी भी जो है, ग्रीन टी में जो EGCG करके जो एक जो केमिकल्स रहता है, तो वह हमारी इम्यूनिटी को काफी बूस्ट अप करता है ग्रीन टी। और फलों में देखोगे तो पपई, पपई जो है इसमें काफी विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं, तो यह आहार लेने से हमारी इम्यूनिटी काफी बूस्ट अप करेगी। दूसरा ये है, एक तो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए आपको एक तो डेली व्यायाम करना है, दूसरा जो आहार का जो मैंने बताया उसकी तरफ ध्यान देना है, तीसरा जो है अपनी नींद जो है, अच्छी स्लीप, डीप स्लीप रहना चाहिए, और 6 से 8 घंटे की अपनी नींद लेना जरूरी है। और दूसरा, तनाव नहीं लेना चाहिए, तनाव लेने से भी अपनी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। और ये जो सिगरेट है, तंबाकू है, गुटखा है, इससे भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है, शराब पीने से भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर हम इस चीज पे ध्यान देंगे तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, हमारी सेहत अच्छी रहेंगी, और जो काफी रोग का प्रमाण हमारा कम रहेगा। तो थैंक यू डॉक्टर शिल्पा। तो यह जो कोरोना के बारे में था और अपने स्वास्थ्य के बारे में था। तो इसके बाद में हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर के अग्रवाल जी। तो डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल, आपको आवाज आ रही है? हाँ, यस। हाँ हाँ। तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर के अग्रवाल साहब, कि डॉक्टर के अग्रवाल जो है ये आइकॉन हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, और आप जो मुझे बताइएगा, सभी पब्लिक को और पार्टिसिपेंट्स को बताइएगा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, तो उसमें जो कोई मरीज एडमिट हो सकता है क्या? तो इसके जो क्या गाइडलाइंस क्या है गवर्नमेंट की प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए? डॉक्टर साहब आप अनम्यूट जो है, आप जो अनम्यूट करिएगा। हेलो। हाँ, राइट। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अभी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, उनके हिसाब से आज की तारीख में जिन मरीजों में कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बुखार है, खांसी है, छाती में दुखना है या चेस्ट इन्फेक्शन है, ऐसे मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने की मनाही है। ऐसे पेशेंट्स को हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही भेजना पड़ता है, और वहाँ पे एक उन्होंने फीवर कोविड क्लिनिक शुरू किया है। तो सब पेशेंट्स की पहले वहाँ स्क्रीनिंग होती है, और इन स्क्रीनिंग के बाद में यदि वहाँ के डॉक्टर्स को ये लगता है कि यह मरीज कोविड का हो सकता है, तो उसका वे कोविड के टेस्टिंग के लिए सैंपल लेते हैं और उनको वहाँ पे वो एडमिट कर लेते हैं, और सैंपल की रिपोर्ट 1 दिन या 2 दिन के बाद में जब रिपोर्ट आती है, तो उसके हिसाब से आगे का फॉलोअप उनको किया जाता है। आज की तारीख में पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हेलो, आ रही है आपको? हाँ, अभी बोलिए।
हाँ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो कोविड सस्पेक्ट जो है अगर कोई परिवार में है तो परिवार वालों ने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? हाँ, फिर से मैं आईसीएमआर की गाइडलाइंस का रेफरेंस दूंगा डॉक्टर जुगल कि अभी जैसा किसी पेशेंट में कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गई है तो उनको उसको अभी फिलहाल जो है ना एडमिशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रखी गई है। वहां पे उन्होंने कोविड वार्ड अलग से बनाया है और कुछ प्राइवेट रूम्स हैं वहां पे जहां पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है और उनको वहां पे एडमिशन होने के बाद में उनको बाहर कहीं भी जाने की कोई परमिशन नहीं है। उनको 14 दिन तक वहीं पे एडमिट रहना पड़ता है। साथ ही साथ यदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के जो रिलेशन है, घर के कोई लोग जो है, तो उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है और उनकी स्वाब टेस्टिंग कोविड के लिए की जाती है। और यदि उनके रिलेटिव्स में किसी की टेस्ट पॉजिटिव आती है तो उसका भी एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है। लेकिन यदि किसी की टेस्ट निगेटिव आती है तो उसको भी घर जाने की अनुमति नहीं है। उसको उन्होंने कुछ जगह आइडेंटिफाई करके रखी है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को पीकेवी हॉस्टल्स में रखा है तो उनको भी वहां पे 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है और 7वें दिन उनका फिर से स्वाब लेकर टेस्ट करते हैं और वो यदि निगेटिव आता है तो उनको अगले 7 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन रहना पड़ता है। तो आज की गाइडलाइंस के हिसाब से यदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहना पड़ता है और यदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं जो टेस्ट निगेटिव है तो उनको भी क्वारंटाइन बाहर ही किया जाता है। 7 दिन के लिए पहले हॉस्टल में रखा जाता है और वहां पे टेस्ट निगेटिव होने के बाद में फिर अगले 7 दिन वो उनको होम क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। सर डॉक्टर के मुझे बताइएगा कि जो पेशेंट्स है जैसे भी आपने बताया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट करते हैं तो अभी कोई सिटीज वगैरह में अकोला में कोई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट वहां पे एडमिट कर सकती है कोविड वगैरह क्या पोजीशन? हाँ नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी आज की तारीख में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट को रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस पर विचार कर रही है क्योंकि उन्होंने हमें भी गाइडलाइंस दिया है कि एक बार यदि कोविड पेशेंट्स का प्रमाण अकोला में बढ़ जाता है तो हमको जो हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है वहाँ की कुछ सुविधाएं, कुछ बेड्स हमको कोविड पेशेंट के लिए ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास में उन्होंने लेटर्स भी दिए हैं तो उसकी तैयारी हमारे हॉस्पिटल्स जो उन्होंने 4-5 हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे हमारी तैयारी शुरू है। लेकिन अभी उन्होंने उसमें लेटर में ये भी लिखा है कि यह जब तक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज वहाँ पे है वो अगर पूरी हो जाती है उसके बाद में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन शुरू होगा। क्योंकि उसका मेन कारण ये है कि यदि सब हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट यदि हम रखना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे दूसरे बीमारियों के पेशेंट है, जैसे हार्ट के पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट है, डायलिसिस के, किडनी के पेशेंट है या चेस्ट इन्फेक्शन के दूसरे पेशेंट है, तो उनको रखने के लिए हमें असुविधा होगी। इसलिए गवर्नमेंट भी यह नहीं चाहती है कि बाकी हॉस्पिटल्स में दूसरे जो नॉन कोविड पेशेंट है उनको तकलीफ हो। तो जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सेटअप है मेडिकल कॉलेज का या सिविल हॉस्पिटल का सर्वोपचार रुग्णालय का जो सेटअप है वह पूरा ऑक्यूपाई होने के बाद में ही वे प्राइवेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वहां पे अभी तैयारी शुरू है। हो सकता है कि अगले 4-5 दिन या 1 हफ्ते के अंदर हम गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि हमारे पास में तैयारी पूरी हो चुकी है। और क्योंकि आज हमको भी 2-3 प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा स्टाफ जो है वो अभी कोविड के डर से काम करने के लिए नहीं आ रहा है। लॉकडाउन होने के कारण जो स्टाफ बाहर गांव रहता है उनको आने जाने में असुविधा है। कुछ पीपी किट्स जो स्टैंडर्ड है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम्स के कारण हम भी बहुत इफेक्टिवली उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले 2-3 दिन 4 दिन में यह सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद में हम गवर्नमेंट को यह बता देंगे कि हमारे पास में यह फैसिलिटी उपलब्ध है, आप अब आपका ऑक्यूपेंसी पूरी होने के बाद में हमारे यहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हैं। राइट, धन्यवाद डॉक्टर के अग्रवाल साहब। अभी मेरे साथ में डॉक्टर आरती गोयनका जुड़ने जा रही है। डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट है। तो डॉक्टर आरती बताइएगा ये कि क्या होम्योपैथी में कोविड का कोई इलाज है या कोई रोग निरोधी या निवारक कोई दवा है कोविड की? सर है, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। अच्छा सर, वी कैन ट्रीट। पास में रखिएगा, फोन जो है मुंह के पास रखिएगा।
Sir, we can treat COVID-19, but there is no common medicine for all. थोड़ा सर, आवाज आइएगा। आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है लेकिन कम आ रही थी। सर, हम ठीक कर सकते हैं। we can treat COVID-19, but there is no common medicine for all. तो इसमें जैसे अभी COVID-19 एक पेंडेमिक डिसीज बन चुकी है, तो इसमें हम एक जनरल कलेक्शन ऑफ डाटा सिलेक्ट करके एक कॉमन मेडिसिन निकालते हैं कुछ जो जनरल पेंडेमिक डिसीज के पर्सन्स को यूजफुल रहती है। जैसे धूले मालेगांव के DYSP संजय पाटिल जी ने 82 स्वैब्स को टेस्टिंग के लिए भेजा था। वहाँ की SRPF कंपनी के स्वैब्स भेजे थे जिसमें से 74 टेस्ट उनकी निगेटिव आई है। तो उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन से ही ये सारे स्वैब्स निगेटिव आए हैं। राइट राइट। डॉक्टर आरती, ये जो आयुष मिनिस्ट्री जो है, तो आयुष मिनिस्ट्री का क्या स्टैंड है? सर, आयुष मिनिस्ट्री ने इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिव इसे इम्यूनो बूस्टर डोज समझ के दिया है। जैसे उन्होंने 6,500 पेशेंट्स को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ऑप्शंस दिए था कि आपको होम्योपैथी लेना है, तो उन्होंने ट्रायल बेसिस पे होम्योपैथी ट्रीटमेंट ट्राई किया और 14 डेज क्वारंटाइन में रहने के बाद उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है। उनका इम्यूनिटी पावर इतना इम्प्रूव हुआ है कि वो मींस जो 14 डेज या 15 डेज में पेशेंट ठीक होता है वो 7 डेज में ही उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। राइट सर, डॉक्टर ग्रांट परवेज जो रूबी हॉल क्लिनिक है पुणे में, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ की 18 नर्सेस को कोविड पॉजिटिव आया था। तो उन्होंने क्वारंटाइन पेशेंट में SCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ में होम्योपैथी की आर्सेनिक एल्बम 30 3 डेज के लिए अर्ली मॉर्निंग दी थी और आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। और ये मेडिसिन उन्होंने आफ्टर एवरी 15 डेज रिपीट की है। तो उनका यही कहना पड़ा है कि अगर हम एलोपैथी के साथ में होम्योपैथी देते हैं तो ये पेशेंट के लिए काफी यूजफुल है। मींस इससे इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छे से बूस्टअप हो रहा है। होम्योपैथी से इम्यूनिटी पावर मींस ज्यादा अच्छे से बूस्टअप हो रहा है। अभी हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं निकली है जिससे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो अभी जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक दिस इज आई थिंक करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। राइट सर, अभी गुजरात और कर्नाटका की गवर्नमेंट में 6 लाख पीपल को मींस फ्री में ही मेडिसिन कंपल्सरीली दी है इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए। और अभी अकोला में मींस अकोला में भी अभी काफी इसमें बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने भी होम्योपैथी के HHF ग्रुप ने यहाँ के कलेक्टर और DSP से बात करके उनको होम्योपैथी की मेडिसिन प्रोवाइड किए, जो उन्होंने हमको 10,000 बोतल का ऑर्डर दिया था। वह भी हमने उन्हें दी है। तो वो बोले हमारे पास मैन पावर है, हम डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। राइट, बहुत अच्छी बात है। अपना जो अप्रोच जो है इस तरह का होलिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी का सभी कॉम्बिनेशंस का फायदा लेके ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आरती गोयनका। अभी मेरे सामने जो है कुछ प्रश्न अभी पार्टिसिपेंट जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर अभिषेक गोयनका है साथ में। हाँ सर। हाँ, तो एक मिसेस प्रीति अग्रवाल का प्रश्न है, Does the government hospital have fully equipped laboratory for testing COVID? हाँ बिल्कुल सर, बल्कि अकोला GMC की लैब is doing more samples than नागपुर लेबोरेटरी ऑल्सो। हमारे यहाँ 2 PCR मशीन है। एक PCR पे एक टाइम पे 92 सैंपल्स लग रहे हैं और दिन में हम 3 स्लॉट में सैंपल लगा रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी 500 सैंपल्स तक की है पर डे, बट अभी 200 के आसपास सैंपल्स पर डे लग रहे हैं और इसमें कोई भी यानी ये नहीं है, मतलब क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। राइट, ठीक है ना। तो डॉक्टर अभिषेक, एक दूसरा प्रश्न आपके लिए है मोदी का, हाउ मच इफेक्टिव इज द यूसेज ऑफ हैंड ग्लव्स फॉर शॉपकीपर्स? हाँ सर, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने को जैसा मास्क भी अपन पहनते हैं तो उसको उतारते वक्त उसके आउटर सरफेस पे अपना हाथ नहीं लगना चाहिए। वैसे ही जो हैंड ग्लव्स है वो अपन जहाँ पे भी यूज करेंगे तो उसको रिवर्स ऑर्डर में निकालना है।
उसका जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर बहुत से वायरस चिपके हो सकते हैं, वो हमें कहीं भी टच नहीं होना चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर में निकाल के उसे फेंकना है, या तो फिर अगर हम हैंड ग्लव्स नहीं भी पहनते हैं फिर हमें फ्रिक्वेंटली हैंड को सैनिटाइज करना है। हैंड ग्लव्स पहनने से दो फायदे हैं, एक तो ग्लव्स पहने हुआ हाथ आदमी जनरली मुंह के तरफ, आंख नाक के तरफ नहीं लगाता है, तो जिससे कि उसका इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं। और दूसरा, अगर वायरस कोई है भी और हम बार बार हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो एकदम एंड में जब हम ग्लव्स निकालेंगे तब भी हमने हाथ धोया तो चलता है। राइट। हाँ सर। डॉक्टर वीरेंद्र मोदी, डॉक्टर वीरेंद्र है अभी साथ में जुड़े हुए हैं? डॉक्टर वीरेंद्र, यस सर। शायद नहीं है। यस सर। हाँ डॉक्टर वीरेंद्र मोदी, विक्रम झुंझुनवाला का एक प्रश्न है, हॉस्पिटल के अंदर कोविड पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कौन से मेडिसिन दी जा रही है? सर ट्रीटमेंट में एक्चुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही दी जा रही है मेनली, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक बनी नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जो अपन नॉर्मल फ्लू पेशेंट्स में देते हैं वो ट्रीटमेंट, उसके साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं। साथ ही में एक एंटी मलेरियल ड्रग जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, उसका कुछ एक्टिविटी पाया गया है, वो वायरल रेप्लिकेशन को कम करता है, तो वो दे रहे हैं। बट वो हम जो पेशेंट थोड़े ऐसे लग रहे हैं कि जो थोड़ा सिवियरिटी की तरफ जा रहे हैं उन्हीं पेशेंट में दे रहे हैं। बाकी सर अदरवाइज मैक्सिमम सपोर्टिव केयर ही दे रहे हैं। बहुत से पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत लगती है तो हम उनको नेजल ऑक्सीजन या मास्क के थ्रू ऑक्सीजन देते हैं, और जो सीरियस पेशेंट है उनको वेंटिलेटरी और अदर आईसीयू केयर हम लोग दे रहे हैं। राइट, यानी जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी शिल्पा के लिए एक प्रश्न है, डॉक्टर शिल्पा। यस यस प्लीज। डॉक्टर शिल्पा, हाँ आपके लिए प्रश्न है कि सर्जिकल आते हैं और कोई चीज लाते हैं तो उसको वायरस से डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, एंड अपने लिए सेफ रहे इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना? एक तो मैं कहूंगी कि रोज रोज मत लाओ फ्रूट और सब्जी या जो भी चीजें, आप एक दिन फिक्स करो और उस दिन 10 या 15 दिन का सामान एक साथ लेके आओ। जैसे फ्रूट्स और सब्जीज अगर आप ला रहे हो तो उसको अपने को 3-4 तरीके से क्लीन कर सकते हैं। या तो आप उसको धूप में रख दो, 2 से 3 घंटे धूप देना जरूरी है। तो जो चीज पेरिशेबल नहीं है धूप में रखी जा सकती है उन्हें आप धूप में रख दो। और ये सब इन चीजों के लिए भी लागू है, जैसे मार्केट से आए हुए किराना जो अपन लाते हैं, किराना केंट जो आइटम्स आते हैं, जो पैकेट्स एकदम प्रॉपरली सील्ड है, वो सब पैकेट्स के लिए भी ये सब लागू है। तो ऐसी चीजें आप या तो धूप में रख दो या फिर आप उसको सिंपल वार्म वाटर से धो। तो उसमें आप 10 से 15 मिनट उसको डुबा के रखो उसमें, उसके बाद सादे पानी से धो लो और यूज करो। या फिर आप सोपी वाटर से यूज करो, धो उसको। सोप कोरोना को बहुत जल्दी मार देता है, तो सोप में 10 से 15 मिनट आप डुबा के रखेंगे कोई भी चीज, इवन आपका केन्ड आइटम्स वगैरह भी आप उसमें डुबा के रखेंगे। फिर उसके बाद में उसको क्लीन वाटर से वॉश करके फिर उसको आप ड्राई करके यूज करो। या फिर अपन जो रूटीन सोडा घर में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा, हम बकेट में वो भी डाल के उसमें थोड़ा सोडा डाल के उस पानी में उसको डुबा के रख सकते हैं, 10 से 15 मिनट वैसे यूज कर सकते हैं। या आपको कोई चीज ऐसी है कि आपको उसको हाथ ही नहीं लगाना है, अगर आप जैसे आप कोई चीज मंगाई है, चावल है, दाल है, आप उसको 5-7 दिन अलग रख सकते हो, तो वो पैकेट्स अलग ही रहने दो 5-7 दिन और बाद में उसको यूज करो। तो ऐसे कुछ कर सकते हो। डॉक्टर शिल्पा, अभी डॉक्टर आरती गोयन का है, अभी डॉक्टर आरती गोयन का। यस सर। हाँ, होम्योपैथी इम्यूनो बूस्टर क्या अवेलेबल है? सर रिपीट क्वेश्चन। हाँ, होम्योपैथी सर क्वेश्चन। हाँ एक मिनट निकाल देना। आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ, होम्योपैथिक इम्यूनो बूस्टर क्या अवेलेबल है? आर्सेनिक एल्बम 30। या डॉक्टर सर, हाँ, आर्सेनिक एल्बम 30 की 5 पिल्स ओडी 3 डेज के लिए लेनी है हमें, और सस्पेक्टेड केसेस में आफ्टर 15 डेज फिर से 3 दिन रिपीट करनी है। राइट, ठीक है, थैंक यू।
अभी जो स्पीकर्स है, अभी जो भी अपने को स्पीकर्स है, उन कोई भी इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है। व्यवहार में जो कैश आती है उसका क्या करना चाहिए? हेलो, कोई कमेंट करना चाहेगा? आवाज आ रही है सभी को? अनम्यूट कर दूं। क्वेश्चन क्या है? हेलो, हाँ बोलिए ना। हेलो हेलो हाँ बोलिए ना डॉक्टर। हेलो हेलो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जो आपने पूछा ना कैश जो आती है वो, तो जहाँ तक है कैश ट्रांजैक्शन का व्यवहार थोड़ा कम करिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ज्यादा जोर दीजिए। और आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपको कैश दे रहा है वो बार बार छींक रहा है या खांसी आ रही है, तो ऐसी जो नोट आती है उनको थोड़ा सा अलग रख के उसको या तो सैनिटाइज कर सकते हैं, या एक अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट की जो रॉड आती है उसका एक मिलती है, उसके सामने कुछ 20-25 मिनट रखे तो उससे थोड़ा जो वायरल इन्फेक्शन है वो उसमें, यदि कोई कारण से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो वो कम हो सकता है, तो वो एक प्रिकॉशन अपन ले सकते हैं। राइट। डॉक्टर वीरेंद्र, हाँ बोलिए सर। डॉक्टर के बोलना चाहते हैं कुछ? हो गया, राइट, कंप्लीट। डॉक्टर वीरेंद्र मोदी, डॉक्टर वीरेंद्र मोदी, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? डॉक्टर वीरेंद्र मोदी, आप अनम्यूट करिए। यस सर। जो एक हाँ सर। फ्रिज के ठंडे आइटम के सेवन से कोरोना होने में के चांसेस है क्या? यानी जो ठंडी चीज अगर हम कंज्यूम करते हैं तो चांसेस हो जाते हैं क्या कोरोना के? सर एक्चुअली ठंडे वातावरण में कोरोना वायरस ये लंबे टाइम तक जिंदा रहता है। डॉक्टर वीरेंद्र, यस दूसरा सर। प्रश्न ये है कि इज कंज्यूमिंग हॉट वाटर, टी एंड इनहेलिंग स्टीम मल्टीपल टाइम्स इज यूजफुल? ठंडा और गर्म का बताइएगा। सर एक्चुअली देखा ये गया है, अभी तक जो स्टडीज पाई गई है उसमें ये देखा गया है कि जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर का ये वायरस पे बहुत ज्यादा असर है। जैसे ये हॉट टेम्परेचर में इसका लाइफ कम हो गया ठीक है ना। अभी एक प्रश्न है, कोई भी होस्ट है वो कमेंट करना चाहता है तो कमेंट कर सकता है। कमेंट ऑन व्यू ऑफ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ऑन कोरोना वायरस। सौरभ बाचुका जी का ये प्रश्न है। कमेंट ऑन व्यू ऑफ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ऑन कोरोना वायरस। सर उनका क्या कमेंट है वो पहले मतलब क्लियर होना चाहिए, विश्वदीप रॉय का। राइट राइट, बरोबर, क्योंकि आपने मालूम नहीं ना। सौरभ बाचुका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। यस हाँ सौरभ। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखा था डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के। राइट। अभिषेक, आपको आवाज आ हाँ रही है? सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, तो उसने ऐसा बताया था कि कोरोना वायरस जो है वो एक मीडिया वायरस में, ये बता रहे थे कि ये एक कॉमन फ्लू की तरह ही है ये वायरस। और ये मतलब ये कंपनीज है, कुछ कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनको पैसे कमाने के लिए, उनको कुछ प्रॉफिट के लिए ये सब हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपका व्यू, क्योंकि आप इसके बारे में एक्सपर्ट है, इसलिए मैं आपसे पूछूं। नहीं सर, ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ही पूछना पड़ेगा अगर किसका ऐसा कुछ प्लान होगा तो। बाकी मोस्टली तो नहीं लगता ऐसा कुछ होना चाहिए। कुछ लोग चाइना का प्लान बोल रहे हैं, कुछ लोग ट्रम्प का प्लान बोल रहे हैं,
और ये सब यूट्यूब और व्हाट्सएप पे तो मतलब बिल गेट्स का भी प्लान ऐसा भी आ रहा है, बट ये सब अभी इस पे कमेंट करने के लिए मतलब हम लोग राइट पर्सन नहीं है। ओके बरोबर। हाँ हाँ। अभी कमल अग्रवाल जी जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि इज कैंपर इम्यूनोपैथी बूस्टर। यस सर। हाँ सर ये इम्यूनो बूस्टर है, लेकिन हम ये मेडिसिन एडवर्स केसेस में देते हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस होता है उसमें ही मेडिसिन देते हैं। जनरली आर्सेनिक एल्बम ही अभी 30 देने में आ रही है। मीन्स आयुष ने भी अभी यही डिक्लेयर किया है कि अभी जो भी पेशेंट्स है उन्हें आर्सेनिक 30 दी जाए। कैम्फर इज यूज्ड इन एडवर्स केसेस। थैंक यू आरती। अभी जो है सबके जो है हमारा समय भी जो है वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग जो है आज की जो मीटिंग है यही हम समाप्त करते हैं। तो मैं अग्रवाल समिति के सचिव अग्रवाल समिति के सचिव निकेश जी गुप्ता, इन्हें मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं आज अग्रवाल समिति की ओर से सभी हमारे जो पैनली डॉक्टर्स थे उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज कोरोना वायरस से संबंधित बहुत ही उपयोगी जानकारी आज हम सभी को आपने दी है। और इस जानकारी के आधार पर निश्चित ही हम सब आज जो 100 लोग आज इस ग्रुप के माध्यम से जूम ऐप के माध्यम से जुड़े थे, उनके परिवार को निश्चित ही आपकी दी गई जानकारी का विशेष लाभ होगा। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर जुगल चिरानी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्हीं की संकल्पना से हमने आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज ये 100 लोगों का कार्यक्रम है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहूंगा कि अकोला शहर 100 लोगों तक सीमित नहीं है, लाखों लोग अकोला में रहते हैं। तो एक बड़ा हम वेबिनार टाइप में एक ऐसा एक आयोजन फिर से एक पूरे राजस्थानी समाज और पूरे अकोला के सारे लोगों के लिए अगर हम आयोजित कर पाए आने वाले 2-4 दिनों में, क्योंकि आज भी ऐसा अभी तक का ऐसा है कि 36-37 नए मामले आज और कोरोना के आए हैं, ऐसा अभी अभी एक पत्रकार ने हमें सूचित किया। तो ये जो इसका जो दुर्भाव है ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों को अगर जागरूकता के लिए अगर ऐसे कार्यक्रम और बड़े लेवल पर अगर हम आयोजित करें तो निश्चित ही सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काफी एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म है ये सब करने का। तो मैं पुनः आप सबका, सभी डॉक्टर्स का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय अग्रसेन। एक फोटो लेना है तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। अजय बंटी, वहाँ पे आ गया, 3 जने आए थे। सब लोग वीडियो ऑन कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है वीडियो ऑन कर दीजिए, जिनके वीडियो ऑफ हो गए तो वीडियोस अपने ऑन कर दीजिए। थैंक यू। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। सबने स्विच ऑफ कर दिया इसलिए